गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं हम क्या क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं आज। वो है एक तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और लास्ट स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, आज का अपना ये टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में जनरली रिएक्शन जो है वो दो टाइप में क्लासिफाइड है, एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन होती है? जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो those reaction which completes in single step and which have exponents in rate law equal to stoichiometric coefficient। तो याद करो कि पिछले लेक्चर में हमने एक बात डिस्कस करी थी कि जैसे मान लीजिए कि हमें कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, और उससे हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ये बात हमने डिस्कस करी थी। तो जब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखूं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड पावर टू देयर स्टोइकियोमेट्री लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ की बात करें, ठीक है, तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर टू ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्टेंट। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? और कल हमने बात करी थी कि एक्स जो है वो बराबर ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, और वाई जो है वो बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो जब हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं, तो जो ये y है, ये जो x और y है, ये a और b के बराबर होते हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा कलर। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ दैट रिएक्टेंट। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली किसके बराबर होता है? स्टोइकियोमेट्री के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो यही बात हम कहने वाले हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो those reaction which completes in single step and which have exponents in rate law equal to stoichiometric coefficient of the reactant, ठीक है, उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? फिर FAB, ये देखो एक रिएक्शन दी हुई हो आपको, जनरली इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, देन रेट लॉ विल बी रेट बराबर किसके बराबर होगी? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर। ठीक है, चलिए फिर वहीं हम जीरो ऑर्डर की बात करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। ये याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती, और एलिमेंट्री रिएक्शन जो है फ्रैक्शनल ऑर्डर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फ्रैक्शनल ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ये दोनों पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलिए फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती हो। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है जिनको एक से ज्यादा स्टेप्स लगते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी थी? जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी है? जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, जो मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होती है उसे क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब अगर कोई मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन तो उसमें किस तरीके से डिफाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो देखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, कौन? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ऑर्गेनिक में आपने भर भर के पढ़ा है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है? मैकेनिज्म्स में पढ़ा है कि जो स्लो स्टेप रिएक्शन होती है वही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, तो इन रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप। जो भी आपकी स्लो स्टेप रिएक्शन होती है, जो भी आपकी स्लो स्टेप रिएक्शन होती है वही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है। ठीक है, वही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है, स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, इफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंटेन्स इंटरमीडिएट, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके नीट एग्जाम में यूज्ड है। ये पॉइंट आपके नीट एग्जाम में यूज्ड हो चुका है। तो इफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स कंटेन इंटरमीडिएट, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, इट्स वैल्यू इज सॉल्व्ड बाय के इक्विलिब्रियम ऑफ फास्ट स्टेप। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं यहां पर ये बात कहना चाहता हूं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, देखो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट कैन नॉट बी प्रेजेंट, इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने आपको एक रिएक्शन दे रखी है, NO2Cl gives NO2NCl2। ठीक है, देखो रिएक्शन क्या दे रखी है मैंने? NO2Cl क्या दे रहा है आपको? 2NO2 and Cl2, 2NO2 and Cl2। ठीक है, अब ये तो आपकी जनरल रिएक्शन है। ये रिएक्शन कंप्लीट कितने स्टेप्स में हो रही है? तो मैकेनिज्म देखिए इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म देखिए, तो पहले स्टेप में आपको मिल रहा है NO2Cl से NO2 और Cl। पहले स्टेप में तो क्या मिल रहा है आपको? NO2Cl से NO2 एंड Cl। ठीक है, फिर अगले स्टेप में NO2Cl से आपको मिल रहा है, ये Cl के साथ रिएक्ट करके NO2 और Cl2 बना रही है। ठीक है, तो अगले स्टेप में आपको मिल रहा है NO2Cl से Cl के साथ रिएक्शन करके यहां पर बन रहा है NO2 एंड Cl2। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाली जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है और ये आपका फास्ट स्टेप है। क्या है? ये आपका स्लो स्टेप है और ये आपका फास्ट स्टेप है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो हो गया आपका ये स्लो स्टेप। क्या हो गया? स्लो स्टेप। तो अब
आप जानते हैं कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, रिएक्टेंट क्या है स्लो स्टेप्स में, NO2Cl, क्या है NO2Cl, ठीक है। और क्या NO2Cl हमारी मेन रिएक्शन में प्रेजेंट है, क्या वो एक रिएक्टेंट है? तो ध्यान से देखिए, जो आपको जनरल रिएक्शन दी हुई है, रेट ऑफ रिएक्शन जो दी हुई है आपको यहां पर, वो एक क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल यहां पर आपको ये दिया हुआ है, इसको मैं जरा आपको अच्छे से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। रिएक्शन है आपके पास, ये तो हो गया। एग्जांपल सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये रहा एग्जांपल सेकंड, तो इसको नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जांपल सेकंड देखते हैं, ध्यान दीजिए। आपको रिएक्शन दी हुई है 2NO gives 2H2 N2 plus 2H2, क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको क्या है, 2NO 2H2 gives, क्या दे रहा है आपको, N2 plus 2H2O, N2 plus 2H2O, ये आपकी मेन रिएक्शन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, तो इसका मैकेनिज्म देखिए, इसका मैकेनिज्म देखिए। तो इसका अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो ध्यान दीजिए, इसका अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो देखो, ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन। कितने स्टेप में? पहले स्टेप में तो NO से N2O2 बन रहा है, तो NO से, ठीक है, क्या बन रहा है, N2O2 बन रहा है, ठीक है। स्टेप 1। स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में क्या बन रहा है, N2O2 जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, N2O2 जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके N2O प्लस H2O बना रही है। क्या बना रही है? N2O और H2O बना रहा है। फिर N2O H2 के साथ रिएक्शन करके फिर से N2O, स्टेप 3, N2O H2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, N2 प्लस H2O बना रहा है, ठीक है। यहां पर ये वाली रिएक्शन जो है ये फास्ट स्टेप है, ये क्या है, फास्ट स्टेप है। ये आपका स्लो स्टेप है, क्या है, स्लो स्टेप है। अब जरा ध्यान देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं, ये हमारा स्लो स्टेप है, तो क्या ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया? क्या ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रिएक्टेंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो यहां क्या आ गया, N2O2 एंड H2O। लेकिन जो हमारी मेन रिएक्शन है N2O2 क्या है, N2O2 तो यहां पर इंटरमीडिएट है, क्या है, N2O2 तो यहां पर इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट तो रेट एक्सप्रेशन में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, यानी कि ये एक्सप्रेशन तो गलत हो गया। तो अब क्या करें हम, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे फास्ट स्टेप को, फास्ट स्टेप के लिए अगर आप के इक्विलिब्रियम लिखेंगे
तो के इक्विलिब्रियम निकालना आपको आता है, ठीक है। यहाँ पर अभी देखो, इसको अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो रेट बराबर हो जाएगा के N2O2 gives H2O, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है, रेट कांस्टेंट आ गया के। और फास्ट स्टेप के लिए अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं तो के इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि है N2O2 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कि है NO का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर N2O2 की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर होगी के इक्विलिब्रियम N2 NO का स्क्वायर, NO का स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन इसको और ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या थी इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 है रेट बराबर, इक्वेशन 1 है रेट बराबर के एंड N2O2 किसके बराबर है, के इक्विलिब्रियम NO स्क्वायर, के इक्विलिब्रियम NO का स्क्वायर N2H2, N2H2। तो यहाँ पर आपको एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल रहा है जिसको हम K डैश कहेंगे, और रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K डैश NO का स्क्वायर और H2, ठीक है, NO का स्क्वायर एंड H2। तो ये हो गया रेट एक्सप्रेशन। तो अगर आपके रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आ रहा है मल्टी स्टेप में, तो आपको रेट एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से करना है। देखिए ये रहा रेट एक्सप्रेशन किसके बराबर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये मैं चीज बता चुका हूं आपको अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक हमसे क्या कह रहा है, अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी। देखो, मॉलिक्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस इसमें कुछ एक दो बातें जो हैं वो हमें ध्यान रखनी है, बाकी एक कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट थ्योरेटिकल है। तो देखो, मॉलिक्यूलरिटी में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स और आयंस reacting species participating in an elementary reaction are called molecularity। तो जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन मतलब यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ रिएक्टेंट की इसके लिए क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी, ठीक है। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी जो है कंप्लीटली कैसी क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी इंटीजर 1 2 3 बट इट कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर जीरो रिएक्टेंट हुए तो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी। और एक यूनिक फीचर है कि ना तो ये कभी नेगेटिव हो सकती है ना फ्रैक्शनल हो सकती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा होगा। भाई मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट कर रहा है तो पूरा कर रहा है, ठीक है, और नेगेटिव तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी जो है वो उसके ऑर्डर के बराबर होती है। ऑब्वियसली बात है, अभी आपने पढ़ा कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो स्टोइकियोमेट्री के बराबर होता है, और स्टोइकियोमेट्री हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है एक्चुअली में।
तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। वहीं फिर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हर एक स्टेप के लिए डिफाइन की जाएगी, ठीक है। हर एक स्टेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिफाइन करी जाएगी, जितने भी उसके अंदर हर स्टेप में रिएक्टेंट होंगे उस हिसाब से मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगी। बताइए, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। In a complex reaction, generally molecularity of slowest step is same as order of reaction, which can be considered as molecularity of the reaction. हालांकि ये चीज पॉसिबल है, लेकिन इस बात को हमें ज्यादा दिल पे नहीं लेना है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए, या यूं कह लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, तो जनरली ज्यादातर ये देखा गया है कि जो भी स्लो स्टेप में नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वही उसका ऑर्डर आता है, ठीक है। तो उसी को हम मॉलिक्यूलरिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इज 3। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, आगे हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? कोलिजन थ्योरी। तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे और जो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इफेक्टिव कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन मतलब ढंग से कोलिजन, ताकि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सके कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो पाए, तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए जो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 3 होती है। चलिए, ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट। तो मॉलिक्यूलरिटी में क्या था? कंप्लीटली थ्योरेटिकल प्रोसेस है। उसके बाद ये कंप्लीटली कैसा प्रोसेस है? थ्योरेटिकल प्रोसेस है। और जो मैक्सिमम इसके अंदर पॉसिबल है कि कितने रिएक्टेंट होंगे, तो मैक्सिमम यहां पर कितने रिएक्टेंट हो सकते हैं? 3 ही रिएक्टेंट हो सकते हैं। कितने रिएक्टेंट हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 रिएक्टेंट हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है अपना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा टॉपिक है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये रिएक्शन या ये टॉपिक हमें क्या बता रहा है? देखो, सूडो का मतलब आप जानते हो झूठा, मक्कार, दिखावा, ठीक है, दिखावा, छलावा, ठीक है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि ये दिखती तो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है। देखो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ऑर्डर तो क्या है? 1 है, लेकिन बट मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 1। लेकिन एक्चुअल में जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो मॉलिक्यूलरिटी जो आपको दिखेगी वो 1 से ज्यादा दिख रही होगी। यानी कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स आपको दिख रहे होंगे वो 1 से ज्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, पहला हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपने ये ले रखा है एस्टर, ठीक है, और एक ले रखा है आपने यहाँ वाटर। तो जब आप रिएक्शन देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल 2 मॉलिक्यूल है, एक तो एस्टर और एक वाटर। बट इन हाइड्रोलाइसिस वाटर जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो कंटेंट या जो रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है तो वो तो प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो मेन कंट्रीब्यूशन तो एस्टर का है। इसीलिए यहाँ पर जो रेट जो है वो डिपेंड करती है, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? एस्टर पर। किस पे डिपेंड करती है? एस्टर पर डिपेंड करती है। क्लियर है? ठीक है,
तो आपको देखने में लग रहा है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, क्योंकि एक तो एस्टर रिएक्टेंट है और एक वाटर रिएक्टेंट है। बट वाटर के एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से, water is in excess, then its concentration remain constant during the reaction and H2O is taken as a constant। ठीक है, तो H2O को हम कांस्टेंट की तरह लेंगे, तो रेट डिटरमाइन किस पे करेगी, रेट डिपेंड किस पे करेगी, सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करेगी। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर में क्या होता है कि जब आप वाटर से, केन शुगर क्या होता है आपका, सुक्रोज, और बायोमोलिक्यूल्स में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है कि सुक्रोज जो है वो बना हुआ होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। तो जैसे ही आप सुक्रोज का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हो तो सुक्रोज किस में टूट जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। तो यहाँ पर भी आपको वाटर दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा देखने से कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि दो रिएक्टेंट है यहाँ पर, एक तो सुक्रोज है एंड एक वाटर है। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम कहानी है कि वाटर तो एक्सेस में प्रेजेंट होगा, तो वाटर जब एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो इसकी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी। तो जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज पर। किस पर डिपेंड करेगी, सुक्रोज पर। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलिए फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है अपने क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं हम, देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। रेट लॉ इक्वेशन पूछ रहा है हमसे, रेट लॉ इक्वेशन पूछ रहा है। तो देखिए रेट क्या होगी, रेट बराबर होगा के, ए का पावर कुछ ना कुछ तो होगा ही, और बी का पावर कुछ ना कुछ होगा, और वाई ले लेते हैं। हमें एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं कुछ, ठीक है। तो लेट एक्सपेरिमेंट 1 and 2 ले लेते हैं। कौन कौन से ले लेते हैं, 1 and 2। तो यहाँ पर रेट किसके बराबर है, अगर मैं यहाँ पर रेट की वैल्यू पुट करूं तो फर्स्ट इक्वेशन में रेट है 4 के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन में है रेट 4 के बराबर, और सेकंड इक्वेशन में भी है 4 के बराबर। ठीक है, के तो कांस्टेंट है ही सही। ए की कंसंट्रेशन है फर्स्ट में 1 के बराबर, सेकंड में है 2 के बराबर, ठीक है, एंड बी की कंसंट्रेशन है 2 के बराबर, और यहाँ पर 2 की कंसंट्रेशन है 2 के बराबर। अगर मैं यहाँ पर x ले लूँ, यहाँ y ले लूँ, यहाँ x ले लूँ, यहाँ y ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो गया, ये तो गया, ठीक है, तो यानी कि, और ये भी गया, तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आंसर आएगा 1/1 बराबर 1/2 की पावर x 1/2 की पावर x, ठीक है। वहीं अगर मैं एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, 2 and 3, तो यहाँ पर 4/16 इक्वल्स टू 2/2 की पावर x into 2/4 की पावर y, ठीक है। चलिए यहां पर ये वैल्यू आएगी 1/4, ये गया बराबर 1/2 की पावर y,
ठीक है, ये b की वैल्यू थी, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/2 की पावर y, तो यानी कि y बराबर आ रहा है आपका 2, यानी कि y बराबर क्या आ रहा है 2, ठीक है। तो y बराबर अगर 2 आ रहा है और x बराबर यहाँ पर क्या रहेगा कि 1/2 रहे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं, तो आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है। तो देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। चलिए तो फिर इसी को ही करते हैं। तो 1/1, तो अगर मैं x की पावर 0 ले लूँ, x की पावर अगर मैं 0 ले लूँ तो ये 1/1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1/1 हो जाएगा, यानी कि x हो गया 0। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, तो x अगर 0 है और y अगर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है x प्लस वाई, x प्लस वाई है, तो यानी कि 0 प्लस 2, यानी कि ऑर्डर हो जाएगा 3, ऑर्डर हो जाएगा 3। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमेथाइल, अरे जगह ही नहीं दी है इसने, तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमेथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन H2 एंड CO एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो रिएक्शन आपको देखो क्या दी हुई है, रिएक्शन आपको दी हुई है सबसे पहले डाइमेथाइल ईथर, ठीक है। डाइमेथाइल ईथर से आप क्या बना रहे हैं, मीथेन बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं और CO बना रहे हैं, ठीक है। और रेट एक्सप्रेशन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 3/2। The rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel and the rate can also be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether, ठीक है। चलिए यानी कि रेट को हमने किसमें एक्सप्रेस किया हुआ है, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, कोई बात नहीं। If the pressure is measured in bar and time in minutes, then what are the unit of rate and rate constant? अगर हम प्रेशर को बार में करते हैं डिफाइन और टाइम को मिनट्स में करते हैं, तो यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट क्या होगी। तो पहली चीज तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3/2, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3/2, ठीक है। चलिए तो अब आपको बताना है रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो पहली चीज तो रेट की यूनिट क्या होती है, तो देखो रेट की यूनिट हो जाएगी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। जब आप गैस के टर्म्स में बात करते हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन प्रेशर हो जाएगा गैस के टर्म्स में। तो प्रेशर के लिए हमने क्या ले रखा है, बार, ठीक है। और टाइम के लिए हमने क्या ले रखा है, मिनट, तो बार पर मिनट, ये तो हो जाएगी रेट की यूनिट। और रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो रेट बराबर होता है रेट कांस्टेंट, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन, और वो भी है 3/2। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है 3/2। तो अभी आपने देखा कि रेट किसके बराबर है, यहाँ पर रेट है यहाँ पर बार पर मिनट के बराबर, और रेट कांस्टेंट चाहिए, और अपॉन में कंसंट्रेशन की जगह आप क्या पुट करोगे, तो पार्शियल प्रेशर पुट कर रहे हो कंसंट्रेशन की जगह, क्या पुट कर रहे हो, प्रेशर की जगह ये बार, ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह क्या आ रहा है, प्रेशर, प्रेशर ऑफ डाइमेथाइल ईथर, ठीक है।
तो बार की पावर 3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बार आएगा आपका 1 - 3/2 N2 पर मिनट। तो ये आ जाएगा आपका -1/2 -1/2 पर मिनट। ठीक है, -1/2 पर मिनट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 किस में डिकम्पोज हो रहा है? तो N2O4 और हाफ O2 गैस में डिकम्पोज हो रहा है। अगर मैं इनिशियल प्रेशर की बात करूं तो इनिशियल प्रेशर जो है वो 114 mm है। इनिशियल प्रेशर जो है वो 114 mm है। ठीक है, और आफ्टर 20 सेकेंड डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। तो लेट सपोज 114 में से -P प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ पर इसका P प्रेशर बढ़ा होगा और इसका हाफ P बढ़ा होगा। तो टोटल प्रेशर आफ्टर 20 सेकेंड्स क्या है? 114 - P + P + हाफ P किसके बराबर है? 133 mm। किसके बराबर है? 133 mm ऑफ Hg। तो ये P से ये P गया, यानी कि ये प्लस P इक्वल्स टू 266, यानी कि P - 266 - 228 कितना आ रहा है? ये 36 और 2 38 mm ऑफ Hg। तो चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है? 38 mm ऑफ Hg। चलिए, तो पहला हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। बट क्योंकि यहाँ पर गैस में प्रेशर ले रखा है तो यहाँ पर चेंज इन प्रेशर आएगा। तो चेंज इन प्रेशर यहाँ पर 38 mmHg है। तो mmHg को अगर आप 760 से डिवाइड कर दोगे, 760 से डिवाइड कर दोगे तो ये ATM में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स, यानी कि 1/400, और 1/400 यानी कि 0.25 × 10⁻⁻², यानी कि 2.5 × 10⁻⁻3। ये हो गया आपका ए आंसर। बी आपसे पूछा गया है चेंज इन मोलैरिटी पर सेकेंड। चेंज इन मोलैरिटी पर सेकेंड, तो मुझे बताइए कि PV बराबर nRT होता है क्या, और P बराबर N/V RT। तो क्या N/V आपके लिए कंसंट्रेशन होता है? प्रेशर कितना है? 2.5 × 10⁻⁻3। प्रेशर है 2.5 × 10⁻⁻3। ठीक है, अपॉन R वॉल्यूम आप किस में लेना चाहते हैं? वॉल्यूम आप लीटर में लेना चाहते हैं तो R की वैल्यू आपको 0.082 लेनी पड़ेगी।
टेम्परेचर आप कितना ले रहे हैं, टेम्परेचर आप कितना ले रहे हैं 127 डिग्री सेल्सियस यानी कि 400 केल्विन बराबर N/V, जो कि है आपका कंसंट्रेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.2 इंटू 4, ठीक है। और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये आपका बी है, ठीक है। तो यानी कि दोनों हो गए मोलरिटी पर सेकेंड। अब ये मोलरिटी है, ठीक है। तो रेट आपकी क्या आएगी, रेट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो यानी कि यहाँ पर जो ये कंसंट्रेशन आई है 2.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.2 इंटू 4, इसको 20 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको 20 से डिवाइड करोगे तो ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। 80 तो करते रहिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन हो, इस तरीके से ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड लेक्चर भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो अगर आपको नीड्स एनोटेशन की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, या माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप विजिट करके ये सब देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। शुक्रिया।